हम लोग जब नौकरी में आ गए तब हम लोग से ओहो हमें तैयारी करना है, अब पीसीएस ये होता है, अब आईएएस ये होता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। मुझे 10 साल हो गए, मैं 2013 से लगातार मेंस लिख रहा हूँ कि या तो आपका दिमाग खराब हो गया है या फिर आपको सलीका नहीं पता है कि एक पीसीएस अधिकारी से कैसे आपको बात करनी चाहिए। आप डांस की बात लेके बैठ गए, आप कोई और बात पूछिए हमसे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ यूपी पीसीएस 2022 में सिलेक्टेड जावेद आलम सर हैं। सर का सिलेक्शन सीनियर डाइट लेक्चरर की पोस्ट पर हुआ है। तो आप लोग इसके पहले जो हमारा बैकग्राउंड देख रहे हैं, इसके पहले जब आप लोग यहाँ पर वीडियोस देखते थे तब हम इंटरव्यूज करते थे, जब कैंडिडेट्स का इंटरव्यू चल रहा होता है। लेकिन आज हम वीडियो बना रहे हैं इंटरव्यू होने के बाद, जब फाइनल सिलेक्शन सर का हो चुका है। तो अभी सर यहाँ पर आए, अपनी कॉपी वगैरह देखने आए हैं। तो सर यहीं पर हमारी मुलाकात सर से हुई। तो आज के इस वीडियो में सर की जर्नी के बारे में जानेंगे। साथ साथ आप लोगों ने कहीं ना कहीं सर का वीडियो जरूर देखा होगा, वो भी जब लोक सेवा आयोग पे सर ने आरंभ है प्रचंड वाला करके डांस सर ने किया था। तो आप लोगों ने वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था सर का, तो आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा, क्योंकि जब से लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस 2022 का रिजल्ट आया, उसके बाद से आपकी रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जो कि आपने लोक सेवा आयोग के मेन गेट के अंदर आपने डांस किया था। इस पर हम जानना चाहेंगे। अब देखिए, या तो आपका दिमाग खराब हो गया है या फिर आपको सलीका नहीं पता है कि एक पीसीएस अधिकारी से कैसे आपको बात करनी चाहिए। आप डांस की बात लेके बैठ गए, आप कोई और बात पूछिए हमसे। आप डांस की बात आप लेके बैठ गए। फिर भी सर, जैसे कि देखा डर जाए, गए ना आप? डर गए ना? देखिए, ये देखिए, कुछ लोगों ने वीडियो पे बहुत ढेर सारे कमेंट किए थे कि अधिकारी को गंभीर होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, छपरी टाइप का लग रहा है, ये क्या के डांस कर रहा है, ये कैसा आदमी है ये। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको क्लियरफाई कर देना चाहता हूँ। जैसे हमारे विभांशु भाई डर गए थे, वैसे ही अगर कोई अधिकारी बहुत ज्यादा गंभीर है, कड़क है, डाउन टू अर्थ नहीं है, तो बताइए वो जनता से कैसे जुड़ेगा। आप ये बताइए। मान लीजिए मैं बीएससी बनने वाला हूँ, अभी तो सीनियर डाइट लेक्चरर हूँ मैं, जो मुझे बीएससी का पद मान लीजिए दिया जा सकता है, तो उस जिले का कोई अध्यापक मुझसे कैसे बात करेगा अगर मैं कड़क रहा तो? जाहिर सी बात है, मुझे मिलनसार होना पड़ेगा, हंसमुख स्वभाव का होना पड़ेगा, और ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा कि कोई भी अध्यापक या कोई भी उस जिले में पढ़ने वाला बच्चा मुझसे बात करने में हिचके न डरे नहीं। तो ये कब होगा? जब मैं हंसमुख स्वभाव का रहूँगा और मिलनसार रहूँगा। ये सबसे पहला मुझे संदेश तो यही देना था कि एक अधिकारी को ठीक है गंभीर होना चाहिए, लेकिन उसका जो जुड़ाव है वो जनता से सीधे होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब वो मिलनसार रहेगा, हंसमुख रहेगा और डाउन टू अर्थ रहेगा। सर, हमने भी जो है वीडियो जब आपकी डाली थी शॉर्ट्स वाला, जो कि वायरल हुआ था वीडियो, तो उस पर हमने देखा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। मतलब काफ़ी सारे कमेंट्स तो पॉजिटिव वे में थे, काफ़ी सारे नेगेटिव वे में भी थे। तो आप इनको मतलब क्या कहना चाहेंगे जो मतलब कमेंट्स करते हैं, क्योंकि यूट्यूब तो ऐसा प्लेटफॉर्म है या इंस्टाग्राम कि आप कुछ भी आपके जो मन में आ रहा है आप कमेंट्स कर देते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ठीक है, हमारा संविधान इसकी पूरी आज़ादी देता है। जो मेरी आलोचना करते हैं मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, और जो मेरे साथ खड़े हैं मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। तो सम्मान होना चाहिए, सबकी बातों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हाँ, ये बातें जरूर होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। जब भी आप कोई अभिव्यक्ति आप देते हैं, कोई भी बात आप अपनी राय प्रकट करते हैं, तो एक बार जहन में ये जरूर सोचें कि सामने वाले के प्रति इस पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। जैसे कि आप एज अ टीचर जहाँ पर पढ़ाते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी मतलब बच्चों को मोटिवेट करते हैं। हमने काफ़ी सारा आपका वीडियोस देखा था आपके चैनल पर, तो वहाँ पर आप केबीसी करके कुछ आप वहाँ पर मतलब नया कुछ बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर आप क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, मतलब उनको कुछ ना कुछ पुरस्कार भी देते रहते हैं, साथ साथ बच्चों को कुछ नई नई चीज़ें, डांस वगैरह भी सिखाते रहते हैं। तो मतलब एज अ टीचर आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, बाल मनोविज्ञान यही कहता है कि बच्चों की जो सीखने की दर है वो क्रिएटिव के जरिए हो सकती है। आप जब तक कोई क्रिएटिविटी नहीं कराएंगे, कोई गतिविधि नहीं कराएंगे, तब तक बच्चा सीखेगा नहीं। तो बच्चे के सीखने के लिए आप वही पुराना ढर्रा आएंगे, एक अध्यापक आता है, क्लास में पढ़ाता है, पढ़ा के चला जाता है, वही पुराने ढर्रे पर आजमाएंगे, तो बदलती हुई दुनिया में वो मुझे लगता है थोड़ा सा पिछड़ापन वो नजर आएगा। तो बच्चों को सिखाने के लिए नए नए तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। वो आपका डांस हो, वो आपका कोई एक्ट हो, केबीसी आपने जैसा देखा हो वो हो, कोई भी हो, तो नए नए तरीकों से, नई गतिविधि से आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। और ये कहा जा सकता है, डू एंड लर्न, करो और सीखो। और बच्चों से मैं वही कराता हूँ, बच्चों से डांस कराता हूँ, बच्चों से एक्ट कराता हूँ, बच्चों से सवाल करा के उनसे खुद में जवाब दिलवाता हूँ, ताकि बच्चा खुद करेगा और खुद सीखेगा
और इसके रिजल्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आए हैं। आपने मेरे स्कूल में देखा होगा 90% की उपस्थिति हमारे स्कूल में बनी रहती है। अच्छा सर, जैसे कि जब आपने इन सारी चीज़ों की अपने स्कूल कॉलेज में अपने स्कूल में शुरुआत की थी, उसके बाद से अभी काफ़ी टाइम हो चुका है जो कि आप मतलब केबीसी वगैरह खिलाते हैं, तो मतलब कितना प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर कि क्वेश्चंस आप पूछते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपके तैयारी के होते हैं वो आप पूछते हैं वहाँ पर, मतलब बच्चों पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? कुछ चीज़ें उनको समझ में आती हैं, हाँ सर क्या हमसे करवा रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का मॉर्निंग प्रेयर होता है, मॉर्निंग असेंबली होती है। मॉर्निंग असेंबली में हम लोग कुछ जीके के सवाल करते हैं, ठीक है? तो आप जैसे आपका प्रधानमंत्री कौन है, आपका गृह मंत्री कौन है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये उनका रिवाइज कैसे हो। और मान लीजिए जो आपका जो बुक है, जो किताबें, उन्हें भी ज्ञान है, उनका रिवीजन कैसे हो। तो मैंने एक तरीका अपनाया था, कौन बनेगा सैकड़ापति का। तो उन सब सवालों के जो मैं मॉर्निंग प्रेयर में कराता हूँ, या फिर जो हमारे जीके के सवाल है, या फिर जो किताबों में है, उनसे आसान आसान सवालों को छाट कर क्या करता हूँ, मैं केबीसी कराता था ताकि बच्चे सीखें। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो बच्चे यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम भूल जाते थे, वो भूलना उन्होंने बंद कर दिया। और कई सारे आप जैसे पत्रकार वहाँ पे स्कूल में हमारे आए, उन्होंने बच्चों से सवाल जवाब किया, उनका रिजल्ट उन्हें बेहतर मिला। अच्छा सर, आप जैसे कि टीचर थे, उसके बाद आप मतलब ये कैसे आपने सोचा कि अभी पीसीएस अधिकारी बनना है, इसके ऊपर भी जाना है, बहुत बदलाव करना है, बहुत सारी चीज़ें? देखिए, हम लोग के पास गाइडेंस की बहुत कमी थी। एक गांव का इलाका, एक छोटे कस्बे का इलाका बहुत जागरूक नहीं होता है। तो हम लोग को ये नहीं था कि हम लोग को तैयारी करना है। हम लोग जब नौकरी में आ गए तब हम लोग से ओहो हमें तैयारी करना है, अब पीसीएस ये होता है, अब आईएएस ये होता है। तो हम लोगों ने बहुत लेट शुरुआत की, लेकिन ये था कि हाँ हमको क्या करना है कि एक सिविल अधिकारी हमको बनना है। तो वो जब से मेरा ज्वाइनिंग हुआ तब से मैं लेकर लगा रहा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आप लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। मुझे 10 साल हो गए, मैं 2013 से लगातार मेंस लिख रहा हूँ। 2013 से मैं लगातार मेंस लिख रहा हूँ और अभी तक मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ था। और फाइनली 2022 में जाके मेरा क्या हुआ, सिलेक्शन हो पाया है। तो इस जर्नी की हम शुरुआत जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने जब शुरुआत में तैयारी स्टार्ट की, मतलब गाइडेंस वगैरह कहीं आप तब तो इतना मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म या सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं थी, तो गाइडेंस कहाँ से आपने? गाइडेंस देखिए, वहाँ पे महात्मा बुद्ध जी का है, वही एक है आत्मदीपो भव, अपने अंदर से ही आग जलानी पड़ती थी। वहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं थी। हाँ, लेकिन ये फ़ायदा हुआ कोरोना काल में, किसी ने कुछ नुकसान हुए, कुछ फ़ायदे हुए। कोरोना काल के बाद 2020 के बाद जब इंटरनेट का पेनिट्रेशन गाँव तक हुआ, जब ये कोचिंग संस्थान या फिर जो अच्छे अच्छे मटेरियल जो थे हमारे पास पहुँचने लगे, उसका रिजल्ट मुझे भी अच्छा मिला। और आपने देखा है कि 2022 में मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा सर, आप इसको इंटरनेट को किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि जब से मतलब कोविड का दौर आया तब से इंटरनेट का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा, खासकर अपनी पढ़ाई में लोग करते हैं। मतलब सही यूज भी है और गलत यूज भी हो रहा है, तो मतलब आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इस्तेमाल करने के ऊपर है। ये एक टेक्नोलॉजी है और आज के ज़माने में अगर आप टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन यही समस्या है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब का आप गाने देखने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जैसे जो विभांशु जी के वीडियोज़ हैं उनको आप देखिए, आपको प्रेरणा मिलेगी। या फिर और कहीं के अच्छे मटेरियल देखिए जहाँ से आपको अच्छी तैयारी करने का अवसर मिल पाए। तो आपको ये देखना है कि आप उसका यूज कैसा करते हैं। आप जिस वे में यूज़ करेंगे, आपका व्यक्तित्व और आपकी जो तैयारी है उसी वे में आपकी जाएगी। सर, आप लगातार मेंस का एग्जाम दे रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं आपका प्री जो है हर साल आप क्वालिफाई कर रहे थे, तो आप ऐसा क्या तरीका अपनाते थे कि क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो क्या आप तरीका अपनाते थे जिससे लगातार आप हर साल क्वालिफाई कर रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी गलती जो जिनका प्री सिलेक्शन नहीं होता वो लोग क्या करते हैं, वो लोग घटना चक्र पढ़ते हैं, रटेंगे घटना चक्र रटेंगे, ठीक है, आप वहीं रट रहे हैं, घटना चक्र रट रहे हैं, लेकिन आप उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब आप उसको हल नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना है, कम से कम 10,000 प्रैक्टिस सेट आप कहीं से उठाइए। वो मैटर नहीं करता आप कहाँ से उठा रहे हैं, लेकिन कम से कम प्री देने से पहले 10,000 जो सवाल है उनको आप प्रैक्टिस करके खुद ब खुद घर पे प्रैक्टिस करिए। किताब पढ़ने से आपको ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। घटना चक्र आप रटते रह जाइएगा, आप जब तक उसको अपने व्यवहार में लेके नहीं आएंगे तब तक आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अभी देखिए, अभी 2022 का रिजल्ट आया, कई सारे अच्छे लोग बाहर हो गए। क्यों बाहर हो रहे हैं? क्योंकि वो उनका अभ्यास नहीं हो पा रहा है। आप सवाल उठाइए, एक प्रैक्टिस उठाइए, आप ढेर सारी दुकानें हैं जो प्रिंट आउट है वहाँ से उठा लाइए, और कम से कम 10,000 सवाल ऑब्जेक्टिव वाले आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं घर पे बैठ के प्री से पहले। यानी जब आप प्री देने जाएं तो आपका 10,000 प्लस 1 तब जाके आपका हो पाएगा। सर, जब से रिजल्ट आया तो कई सारे लोगों का देखा जाए तो जीएस में तो अच्छा नंबर होता है, लेकिन सीसेट में उनको दिक्कत आ रही है, मतलब सीसेट की वजह से उनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? सीसेट के लिए देखिए, बहुत सबसे आसान तरीका है, ठीक है, कि आपके जो पुराने साल के क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा आपको नंबर लेना नहीं है, बस आपको क्वालिफाई करना है। तो पुराने साल के पेपर्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए कि 40 नंबर 45 नंबर कहीं गया नहीं है, वो आपको मिल जाए। बस ईमानदारी से आपको क्या करना है, पुराने 10 साल के जो सवाल है उनको आपको सॉल्व करना है।
करंट अफेयर वगैरह के लिए मतलब क्या चीजें कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ें कौन सा पढ़े, हिंदी वाला पढ़े इंग्लिश वाला पढ़े। देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर मान लीजिए आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कोई एक मंथली मैगजीन पकड़िए, ठीक है। कहते हैं ना, एक साथ मत छोड़िए उसका। तब वही नहीं कि आप इस महीने ये मैगजीन पढ़ रहे हैं, इस महीने बी पढ़ रहे हैं, फिर अगले महीने सी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। साथ देना सीखिए। एक मैगजीन की, कोई भी एक मैगजीन, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई एक मैगजीन पकड़िए और 12 महीने क्या करिए, उससे 10 मिनट लगे रहिए। यकीन मानिए कोई भी साल उससे बाहर आपका नहीं आएगा। मीडियम क्या रहा सर आपका? मेरा हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। तो सर जब आप लगातार मेंस लिख रहे थे तो आपको ऐसा मतलब कहाँ पर आपको, अभी तो आप कॉपी देखने आए हैं तो अभी आप देख पाएंगे, लेकिन आपको ऐसा क्या लग रहा है कहाँ पर गलतियां इसके पहले आप कर रहे थे जिसकी वजह से पिछले 9-10 सालों से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा? देखिए, पहली बात तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे कस्बे में, हमारे गाँव में संसाधनों की कमी है। तो वो मुझे आइडिया ही नहीं लगता था कि मैं क्या करूं। कुछ लोग कहते थे कि नहीं पैराग्राफ में लिखो, पैराग्राफ में लिखोगे तो नंबर अच्छा मिलेगा। तो 2 साल मैंने पैराग्राफ में लिखा, नहीं सिलेक्शन हुआ। फिर कुछ लोग कह रहे नहीं नहीं, अरे पॉइंट में लिखो, पॉइंट में लिखने से नंबर अच्छा आता है। ठीक है भाई, 2 साल मैंने पॉइंट में लिखा, नहीं सिलेक्शन हुआ। 2020 के बाद जब संसाधन हमारे पास पहुँचने लगे बाई इंटरनेट के जरिए, क्योंकि गाँव में कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, मैं ऑनलाइन ही मैं पढ़ाई करता था। तो जब मुझे पहुँचने लगे तब मुझे पता चला हाँ ओहो डायग्राम भी बनाना है, ओहो मैप भी बनाना है। तब मैंने क्या किया, अब देखिए, केवल पैराग्राफ में लिखने से सिलेक्शन नहीं होगा, केवल पॉइंट में लिखने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको क्या करना है, सजाइए, कॉपी को सजाइए। खाना कितना बढ़िया बना इससे मतलब नहीं है, खाने को कितना अच्छा सजा दे रहे हैं आप टेबल पे, वो ज़्यादा मायने आपका रखेगा। तो कॉपी को सजाइए, अच्छा लिखिए, अच्छा डायग्राम बनाइए, अच्छे मैथ्स बनाइए। आपको यकीन नहीं मानेगा, मैंने 19 तक मैंने कुछ डायग्राम बनाया, सिलेक्शन नहीं हुआ। 21 में मैंने डायग्राम बनाया, मैप बनाया, सिलेक्शन, इंटरव्यू कॉल आ गई। और 22 में उन्हीं मैप डायग्राम मैंने बनाया, देखिए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो यकीन मानिए कॉपी ज्ञान से ज़्यादा जरूरी है। आपको अब वो कॉपी सजाइए, इतनी अच्छी सजाइए कि एग्जामिनर देख के लग जाए कि हाँ भाई इस बंदे की जो कॉपी है वो दूसरों से अलग है। ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको भी सक्सेस देखने को मिलेगी। लास्ट स्टेज जो होता है वो इंटरव्यू का होता है, कहीं ना कहीं मतलब कॉन्फिडेंस की कमी होती है इंटरव्यू में। जब कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने आते हैं तो आपके अंदर सर इतना मतलब कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिला जब हमने वीडियोज आपका देखा, जब हम यहाँ पर कवर कर रहे थे। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्योंकि बहुत सारे लोग तो वहाँ फोटो खिंचवाने से हिचकते हैं, आपने वहाँ पर मतलब डांस भी किया, रील्स भी बनाया था, तो इतना कॉन्फिडेंस मतलब कैसे लाए? देखिए, कॉन्फिडेंस यही था कि मुझे इस बार सिलेक्शन ले लेना है। तो वो इनर जो कॉन्फिडेंस है वही मेरे अंदर काम कर रहा था। और दूसरी बात, मैंने डांस सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं किया था, मैं जानता था कि बच्चे किस हद तक एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझते हैं। मैं 2021 का मेंस दे रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी वाइफ साथ में गई थी। उसमें मैंने हिंदी और एसए का पेपर देकर मैं जब बाहर निकला तो मैं बेहोश होने के कंडीशन में था। मेरी वाइफ मुझे एक मनोचिकित्सक के पास ले गई। सोचिए कितना डिप्रेशन और कितनी भयंकर एंग्जाइटी मुझे वक्त हो रही थी। मैं वो चीज़ मैं देख रहा था कि बच्चे इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, इस चीज़ को इतना दिल से लगा लेते हैं, वो इस हद तक पहुँच जाते हैं। तो मैंने क्या किया, उन प्रेरणा देने के लिए कि बच्चे देखो, एंग्जाइटी में जाने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन भी जाने की जरूरत नहीं है, हंसते खेलते हुए आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो यही उद्देश्य और यही प्रेरणा देने के लिए मैंने वहाँ पे डांस किया था। सर बहुत सारे पुराने और नए छात्र जो है तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन और सुझाव रहेगा कि आगे अपनी तैयारी किस लेवल की? जी। सजेशन के लिए मैं चूँकि छोटा मोटा कभी भी हूँ तो कुछ लाइनें भी लिखता रहता हूँ। तो मैं 4 लाइनें सजेशन के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कि माना कि 100 बार गिरे हो, हिम्मत को मत तोड़ो तुम। माना कि 100 बार गिरे हो, हिम्मत को मत तोड़ो तुम। हार से दिल का रिश्ता यार यूं ही मत जोड़ो तुम। झुककर रूठी किस्मत एक दिन कदमों को तेरे चूमेगी। झुककर रूठी किस्मत एक दिन कदमों को तेरे चूमेगी। यार लगे रहना तुम इसमें, कोशिश को मत छोड़ो तुम। एक ही इसमें उपाय है कि लगे रहना है। हार आपके पास आए, 100 बार गिरिए, कोई गम की बात नहीं है, बस इसमें लगे रहना है। लगे रहेंगे एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुत मैंने आपको डराया, इसके लिए आपको माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं, डराने के लिए था और एक बताने के लिए था कि हाँ कि अधिकारी को कैसा होना चाहिए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। चलिए, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो देखकर कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको कोई सजेशन या सुझाव होता है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और सर के चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं किस तरीके से सर बच्चों को पढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं। केबीसी वाला पार्ट हमें बहुत अच्छा लगा था, तो आप लोग देखकर बताना क्या चीजें आप लोग को अच्छी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।